नमस्कार। मैं सुरभि पांडे वसंत कन्या महाविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष की छात्रा आप सबके समक्ष राष्ट्रकूट वंश पे प्रस्तुति देने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। उत्तर भारत में जहाँ एक ओर पाल एवं प्रतिहार वंश का शासन चल रहा था, वहीं दूसरी ओर दक्कन में राष्ट्रकूट वंश का शासन चल रहा था। 750 ईस्वी में दांती दुर्ग ने चालुक्यों का शासन समाप्त कर राष्ट्रकूट वंश का शासन स्थापित किया तथा मानेखेत को अपनी राजधानी बनाई। इन्होंने महाराष्ट्र के उत्तरी भूभाग पर अपना आधिपत्य हासिल कर लिया तथा मालवा और गुजरात पे अपना प्रभुत्व जमाने के लिए इन्होंने प्रतिहारों से लोहा लिया। तथापि बार बार हुए इन हमलों के कारण इन्होंने अपना राज्य का विस्तार गंगा तट तक नहीं कर पाए, परंतु इनमें इन्हें बहुत धनराशि का लाभ हुआ तथा इनकी ख्याति बढ़ी। इस वंश ने हमें बहुत सारे शक्तिशाली राजा, कुशल प्रशासक दिए हैं और पर इन सब में सबसे शक्तिशाली कृष्ण तृतीय तथा इंद्र तृतीय थे। महिपाल की पराजय और कन्नौज के पतन के बाद इंद्र तृतीय इस समय का सबसे शक्तिशाली राजा बन गया। राष्ट्रकूटों की महानता का इसमें इस बात से पता चलता है कि मुस्लिम यात्री अल मसूदी ने यहाँ के राजा को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 4 राजाओं में से एक कहा है। नमस्कार, मैं अंशिका सिंह वसंत कन्या महाविद्यालय के तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं अपने सहपाठियों के साथ राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में बताने जा रही हूँ। इतिहास के साधन। राष्ट्रकूट राजवंश का इतिहास हम मुख्य रूप से उसके शासकों द्वारा खुलवाए गए बहुसंख्यक अभिलेखों तथा दान पत्रों से ज्ञात करते हैं, जो उनके साम्राज्य के विभिन्न भागों से प्राप्त किए गए हैं। प्रमुख राष्ट्रकूट लेखों का विवरण इस प्रकार है। पहला, दंती दुर्ग के एलोरा तथा सामंतगढ़ के ताम्रपत्र अभिलेख। दूसरा, गोविंद तृतीय के राधनपुर, वनी, दिंडोरी तथा बड़ौदा के लेख। तीसरा, अमोघ वर्ष प्रथम का संजन अभिलेख। चौथा, इंद्र तृतीय का कमलपुर अभिलेख। पांचवा, गोविंद चतुर्थ के काम्बी तथा संगली के लेख। छठवां, कृष्ण तृतीय के कोल्हापुर, देवली तथा कर्नाटक के लेख से हमें राष्ट्रकूट राजवंश के इतिहास के साधन के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। मैं ऋषिता यादव। मेरा टॉपिक है राष्ट्रकूट वंश के साम्राज्य में समाज का उदय। राष्ट्रकूट वंश के समय में समाज में जाति व्यवस्था का स्तर काफ़ी बढ़ने लगा था। इस वंश में 4 जातियां मौजूद हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र तथा वैश्य। इसके अलावा कुछ अन्य जातियां भी सम्मिलित हैं, जैसे कि चर्मकर, बढ़ई, धोबी इत्यादि। ब्राह्मण धार्मिक अनुष्ठानों तथा शिक्षण के लिए थे। क्षत्रिय युद्ध में भाग लेने लगे थे। सेना में भर्ती होने के कारण शूद्रों की स्थिति में भी काफ़ी सुधार होने लगा था। कृषि में भी काफ़ी विस्तार हुआ तथा इस वंश में महिलाओं के प्रति जागरूकता देखने को मिलती है। महिलाएं धार्मिक तथा प्रशासनिक गतिविधियों में भाग लेने लगे तथा पर्दा प्रथाएं यहाँ समाप्त हो चुकी थी। इसके अलावा विधवाओं को उनके पति की संपत्ति में अधिकार मिलने लगा था। राजा राजकुमारियों को सरकारी पदों पर नियुक्त करने लगे थे। विश्वेश्वर ने शिलालेख के माध्यम से यह बताया है कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म सभी धर्मों को संरक्षित किया। साम्राज्य में कन्नड़ तथा संस्कृत शिक्षा के उदार प्रचार ने साहित्य की भी रचना की। इस तर्क तथा कला विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी विकसित हुआ। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि समय समय पर राष्ट्रकूट वंश के राजा शैव, शाक्ति तथा वैष्णव
आदि धर्मों का पालन किया करते थे तथा महिलाओं के प्रति भी जागरूकता दिखाई। धन्यवाद। मैं दिव्यानी वसंत कन्या महाविद्यालय की बी तृतीय वर्ष छात्र में आप सभी को राष्ट्रकूट राजवंश की सीमा के बारे में बताऊंगी। दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक उसने अपना अभियान पूर्व तथा पश्चिम दिशा में मालव के प्रतिहार राज्यों पर आक्रमण किया, उज्जैन के ऊपर अपना अधिकार कौशल कलिंग को पराजित किया और अपने राज्य मध्य एवं दक्षिण गुजरात तथा संपूर्ण मध्य प्रदेश में विस्तृत कृतियों को पराजित करके महाराष्ट्र का स्वयं कृष्ण प्रथम राजा बनते लाड़ प्रदेश के शासक कर दूध जो उनका भतीजा था विद्रोह कर स्वतंत्रता घोषित कर ली। लाड़ प्रदेश में स्थिति मजबूत कर ली। बादामी के चालुक्य वंश का विनाश कर कर्नाटक के ऊपर कृष्ण प्रथम अधिकार कर। इसके बाद दक्षिण कोंकण को जीतकर महाराष्ट्र कर्नाटक में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। कृष्ण प्रथम ने मैसूर के गंगों पर आक्रमण कर उनकी राजधानी मान्यपुर के ऊपर वेंगी के चालुक्य राज्य पर अधिकार कर। इंद्र पर्व के दक्षिण में कोई शक्ति उनका सामना न कर सके। उसने अपने साम्राज्य विस्तार में संपूर्ण महाराष्ट्र एवं कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश को शामिल किया। कृष्ण प्रताप के पुत्र ध्रुव ने सबसे पहले गंगवाड़े पर आक्रमण किया। इसने राष्ट्रकूट राज्य की दक्षिणी सीमा कावेरी तक जा पहुंचे। ध्रुव ने त्रिकलिंग पर विजय स्थापित की। दक्षिण भारत में स्थिति मजबूत करने के पश्चात ध्रुव ने सबसे पहले उत्तर भारत की ओर ध्यान दिया। गंगा यमुना के दोआब में बंगाल के शासक धर्मपाल को हरा उत्तर भारत के मैदान पर विजय प्राप्त कर ली। राजधानी में वापस लौट आया। ध्रुव पुत्र गोविंद तृतीय ने कांची के पल्लव राज को जीता। गंगा प्रदेश में अपने भाई स्तंभ तथा लाड़ प्रदेश में इंद्र को आश्रय बना। गोविंद संपूर्ण दक्षिण भारत सार्वभौम सम्राट बन गया। उत्तर भारत में कन्नौज पर अधिकार किया। दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के तट पर द्रविड़ शासकों पांड्य चोल केरल तथा पश्चिम गंग शासकों को पराजित किया। गोविंद ने उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तथा पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक के विस्तृत भूभाग में अपनी विजय वैजयंती पर अमोघ वर्ष ने वेंगी पर आक्रमण कर राष्ट्रकूटों का अधिकार कर लिया। अमोघ पुत्र कृष्ण द्वितीय ने मालवा के प्रतिहार शासकों भोज प्रथम एवं वेंगी के चालुक्य ने विजयदित के साथ संघर्ष हुआ। प्रतिहारों का विजय हुआ। पुनः कृष्ण तृतीय ने प्रतिहारों की राजधानी उज्जैन पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने परमाणु की राजधानी उज्जैन पर अधिकार किया। कृष्ण तृतीय ने उत्तर भारत में कन्नौज पर अधिकार किया जो कि भारत का सर्वप्रधान नगर था। गोविंद चतुर्थ के शासनकाल में कन्नौज पर प्रतिहारों का अधिकार हो गया। कृष्ण तृतीय ने चोलों को जीतता हुआ रामेश्वर तक जा पहुंचा। 10वीं सदी में मध्य बुंदेलखंड चित्रकूट के दुर्गों पर अपना अधिकार किया। दक्षिणापथ में राष्ट्रकूटों का शासन लगभग 200 सदी तक चला। नमस्ते मैम, मेरा नाम मधु सिंह है। मैं बीए तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है राष्ट्रकूट राजवंश के प्रमुख राजा। राष्ट्रकूट राजवंश के प्रमुख राजा 14 हैं, जिसमें से जो दंती दुर्ग है जिसे दंती वर्मन के नाम से जाना जाता है, ये राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। 735 से 756 इनका सन है। इनके बाद बने थे कृष्ण प्रथम, उनके बाद बने थे गोविंद द्वितीय, फिर ध्रुव, फिर गोविंद तृतीय, फिर अमोघवर्ष प्रथम, फिर कृष्ण द्वितीय, फिर इंद्र तृतीय, फिर गोविंद चतुर्थ बने थे, फिर अमोघवर्ष तृतीय राजा बने थे, फिर उनके बाद बने थे कृष्ण तृतीय, फिर उनके बाद बने थे खोटिका अमोघवर्ष, फिर कर्क द्वितीय बने थे, फिर इंद्र चतुर्थ बने थे। वैसे तो सारे ही प्रमुख राजा थे, लेकिन इनमें से इंद्र तृतीय और गोविंद तृतीय ये दोनों ये महान सम्राट और कई युद्ध इन्होंने लड़े थे और उसमें विजय भी प्राप्त किया था इन्होंने। इन्हें पुनर्निर्माण के लिए भी पुनर्निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और बस इतना ही। थैंक यू। धन्यवाद मैम। नमस्ते मैम।
गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम नेहा जहां अंसारी है और मेरा टॉपिक है राष्ट्रकूटों की शासन प्रणाली। राष्ट्रकूटों ने एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली को जन्म दिया था। राजकूट प्रशासन में राजा का स्थान महत्वपूर्ण था। राजा महाराज धीराज परम भट्टारक जैसी सम्मानपरक उपाधि के साथ ही साथ धारावर्ष, अकालवर्ष, सुमरवर्ष और विक्रमावलोक और जगतुंग जैसी व्यक्तिगत उपाधि भी धारण करते थे। राजपद अनुवांशिक होता था। प्राय सम्राट की मृत्यु के बाद युवराज ही राजा बनता था, परंतु कभी कभी किसी योग्य व्यक्ति को भी राजा बनाया जाता था। इस प्रकार का उदाहरण गोविंद थर्ड का है। राजपूत शासक अपनी राजधानी में निवास करते थे, जहां उनके केंद्रीय प्रशासन के कर्मचारी रहते थे। सामंत, मंत्री, सैनिक तथा असैनिक अधिकारी, राजदूत, ज्योतिष, वैद्य आदि सभी समय समय पर राजसभा में उपस्थित होते थे। राष्ट्रकूट शासक अपने मंत्रिपरिषद तथा अपने अधीनस्थ सामंत राजाओं के परामर्श से शासन करते थे। सम्राट के सीधे नियंत्रण वाले क्षेत्रों को कई राष्ट्रों में बांटा गया था। राष्ट्र आधुनिक कमिश्नरी के समान थे। राष्ट्र को मंडल भी कहा जाता था। लगभग राष्ट्रों की संख्या 20 से 25 थी। राष्ट्र का प्रधान अधिकारी राष्ट्रपति कहलाता था। उसे भू राजस्व तथा वित्त संबंधित अधिकार था, परंतु सम्राट की अनुमति के बिना वह भूमि कर माफ करने तथा विषय के पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकारी नहीं होता था। प्रत्येक राष्ट्र के कई विषय होते थे। जो राष्ट्र आधुनिक जिले के समान था, जिसमें 1000 से लेकर 4000 तक गांव होते थे। विषय का प्रधान अधिकारी विषयपति तथा भुक्ति का प्रधान अधिकारी भोगपति कहा जाता था। ग्रामों का शासन मुखिया द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख कार्य भूमि कर एकत्रित करके राजकोष में जमा करना होता था। मुखिया का पद भी अनुवांशिक होता था। राष्ट्रकूट प्रशासन में ग्रामों तथा नगरों को स्वायत्त शासन का अधिकार प्रदान किया गया था तथा प्रत्येक ग्राम तथा नगरों में एक जन समिति का गठन किया जाता था, जो स्थानीय प्रशासन का संचालन करती थी। आय का प्रमुख साधन भूमि कर था, जिसे उद्रंग अथवा भोग कर भी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त खानों, वनों, क्रय विक्रय की वस्तुओं तथा चुंगी आदि के द्वारा भी आय प्राप्त होती थी तथा सामंत भी समय समय पर राजा को उपहार आदि दिया करते थे। राजपूत शासक साम्राज्यवादी थे तथा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए वे अपने पास एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना रखते थे। राजधानी में स्थायी सेना निवास करती थी तथा युद्धों के समय सामंत अपनी सेनाएं भेजते थे। सेनाओं में सभी वर्गों के लोगों को रखा गया था, जिसमें ब्राह्मण और जैन सैनिक भी शामिल थे। इस प्रकार राष्ट्रकूट की शासन प्रणाली निपुण तथा उदार थी, जिसमें जनता का भौतिक तथा नैतिक दोनों ही प्रकार का उत्थान था। धन्यवाद। नमस्ते मैम, मैं निशी सिंह। मेरा आज का टॉपिक है राष्ट्रकूट राजवंश का मंत्रिपरिषद। राष्ट्रकूट राजवंश वस्तुतः आनुवंशिक होता था, अर्थात सबसे बड़ा एवं योग्य बेटा शासन करता था। राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती थी, जिसमें प्रधानमंत्री, कोषाध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, पुरोहित, सेनापति एवं राजस्व मंत्री होते थे, जो अपने अपने विभाग में पूर्ण रूप से निपुण एवं दक्ष होते थे। राष्ट्रकूट राजवंश का कुछ भाग क्षत्रपों के अधीन था तथा कुछ पर उनका सीधा प्रशासन था। धन्यवाद। Everyone, my name is Pooja Singh. Today my topic is ग्राम प्रशासन। राष्ट्रकूट के योद्धा राजाओं ने दक्षिण भारत में एक विशाल राज्य का निर्माण किया, जो उत्तरी भागों को छूता था, जिसमें लगभग 7.5 लाख गांव शामिल थे। राष्ट्रकूटों ने न केवल एक विशाल राज्य का निर्माण किया, साथ ही साथ इसके गौरव को बनाए भी रखा। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम के अधिकारियों को ग्रामपति, ग्रामकूट एवं गाउन आदि नामों से जाना जाता था। प्रायः इनकी ग्राम सभाएं हुआ करती थी, जिनमें गांव के परिवार के सभी सदस्य होते थे। ग्रामीण प्रशासन में ग्रामीण सभाओं अथवा समितियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांव के स्तर पर प्रशासन ग्राम प्रधान तथा लेखपाल द्वारा चलाया जाता था, जिनका पद आमतौर पर आनुवंशिक होता था, जिन्हें किराया मुक्त भूमि अनुदान में दिया जाता था। ग्रामीण सभाएं कई उपसमितियों में विभाजित थी, जो किसी खास कार्य के लिए उत्तरदायी हुआ करते थे, जैसे जलाशय, मंदिर, विद्यालय आदि के निरीक्षण के लिए।
ग्राम प्रधान की मदद प्रायः महाअट्टा नामक गांव के बुजुर्ग मदद इनकी किया करते थे। थैंक यू। मैं वंदना कुमारी। मैं राजपूत राजवंश के सिखों के महत्व के बारे में संदर्भ में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कई विद्वानों और इतिहासकारों ने प्राचीन काल के अंत और मध्य युग काल के शुरुआत में 600 ईसा पूर्व में राजपूत राजवंश की उत्पत्ति को माना है। उन्होंने कुछ समय उपरांत दक्कन में अपने शासन को स्थापित किया और कनौज तक अपनी शक्ति को विस्तार किया। राजपूत राजवंश के सिक्के 3 धातुओं में प्रचलित हुए हैं, सोना, चांदी और तांबे। राजपूत वंश के सिक्का इतिहासकारों और संख्यावादियों के लिए पहेली बना रहा, किंतु राजपूत के शिलालेखों से यह सुनिश्चित होता है कि राजपूत के शासन के दौरान ही इन 3 धातुओं प्रचलित हुए थे। पहला सिक्का सोना का था, जिसके ऊपर की छवि में चित्रित किया गया था राजपूत राजा के रजत के नाटक था, जिसे गुनतांग कहा गया। दूसरा सिक्का चांदी का है, वह एक अनाम मुद्रा है जो इस राजवंश के मानखेड़ शाखा है। अंतिम और तीसरा सिक्का तांबे की धातु पर राजा निरुपमा के नाम से जारी किया गया था। निष्कर्षतः हम देखते हैं कि इस प्रकार के सिक्के माध्यम से हमें राजपूत राजवंश के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास का महत्वपूर्ण परिचय मिलता है। मेरा नाम श्वेता यादव है। मैं राष्ट्रकूट राजवंश के शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व प्रणाली व राजकोष के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। राष्ट्रकूट राजवंश के प्रतापी राजाओं ने समूचे भारत में विजय पताका फहरा दिया। इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित करने का तात्पर्य है कि इस राजवंश की संपन्नता व समृद्धता चरम पर रही होगी। अतः कह सकते हैं कि इस राजवंश की आर्थिक स्थिति मजबूत रही होगी। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था, जिसे प्रायः उद्यंग या भोग कर कहा जाता था। यह उपज का चौथा भाग होता था, जो प्रायः वस्तु व अनाजों के रूप में 2-3 किस्तों में लिया जाता था। जो भूमि अनुदान में दी जाती थी वह प्रायः सभी करों से मुक्त होती थी। ब्राह्मणों व मंदिरों को दान में दी गई भूमि पर भी कर लगाया जाता था, किंतु उसकी दर कम होती थी। दुर्भिक्षादि विपत्तियों के समय कर कम कर दिया जाता था या उसको माफ़ कर दिया जाता था। फलों तथा सब्जियों पर भी कर लगाया जाता था। खानों, ऊसर भूमि तथा जंगलों से भी आय होती थी। क्रय विक्रय तथा चुंगी आदि स्रोतों से भी राज्य को प्रभुत मात्रा में आय प्राप्त होती थी। प्राकृतिक तथा कृषि उपज तथा विनिर्माण राजस्व व विजित राज्यों से प्राप्त धनराशि द्वारा भी राष्ट्रकूटों के आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा मिला। राज्य की राजस्व प्रणाली का ज्ञान समकालीन लेखन तथा पड़ोसी राज्यों के शिलालेखों से प्राप्त होता है। भूमि की स्थिति तथा उसके प्रकारों के आधार पर भूमि कर 8 से 16% तक का होता था। सरकार द्वारा अर्जित सभी करों का एक हिस्सा गांव के रखरखाव के लिए वापस चला आता था। अतः कह सकते हैं कि राज्य की अखंडता व प्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए राज्य की संपन्नता व समृद्धता परम आवश्यक है, जिसके लिए राष्ट्रकूटों ने विविध प्रकार के प्रावधानों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया।